नमस्कार। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? हम देखेंगे राष्ट्रीय नीति, फिर बात करेंगे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की, इंटरनेशनल टेंशन्स पे भी नज़र डालेंगे, भारत की वैश्विक भूमिका को समझेंगे और आखिर में कल्चर और हेरिटेज की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जो भारत के पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर असर डाल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाना इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, ये सीधे सीधे इस बात से जुड़ा है कि किसी राज्य को सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी चीजों के लिए कितना पैसा मिलेगा। मतलब इसका असर हम सब पर पड़ता है। और ये सब होता है संविधान के आर्टिकल 280 के तहत। यही वो आर्टिकल है जो कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। इसका सीधा सा काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का सही सही बंटवारा करना। इसी को फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं और ये हमारे गवर्नेंस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और जरा इस हिस्ट्री को देखिए, 1951 से लेकर आज तक ये कमीशन लगातार काम कर रहा है। अभी जो 16वां कमीशन है, जिसकी रिपोर्ट 2026 से 2031 के लिए होगी, उसे अब 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। मतलब देश के आने वाले सालों के फाइनेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अच्छा, अब सरकारी नीति से थोड़ा हटकर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। फिकी, जो कि देश के सबसे पावरफुल इंडस्ट्री ग्रुप्स में से एक है, उसके नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। ये नियुक्ति इसलिए अहम है क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज की दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स को देखते हैं जो देश के भविष्य को शेप कर रहे हैं। एक है पावर जनरेशन से जुड़ा और दूसरा हमारी कुदरती धरोहर को बचाने से। यहाँ एक तरफ है पावर और दूसरी तरफ है प्रोटेक्शन। एक और किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा और दूसरी ओर है वन रक्षक प्रोजेक्ट जो हमारे जंगलों और वन्य जीवों को बचाने के लिए काम कर रहा है। ये विकास और संरक्षण के बीच का वो संतुलन है जिसकी हमेशा बात होती है। 624 मेगावाट, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ये एक अकेला प्रोजेक्ट हजारों घरों और बिजनेसेस को रोशन करने की ताकत रखता है। और जब हम वनरक्षक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसकी सफलता के पीछे ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। रेंजरों को अच्छी ट्रेनिंग देना, उन्हें बेहतर उपकरण मुहैया कराना, लोगों में जागरूकता फैलाना और रेंजरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और ये जानना भी दिलचस्प है कि 2000 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब अपने 25 साल पूरे कर रहा है। वाकई एक शानदार सफर है। ठीक है, तो अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और एक इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट पर नजर डालते हैं। साउथ चाइना सी में जो तनाव बढ़ रहा है उस पर। थिटू द्वीप के पास 2 जहाज़ों की ये टक्कर, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक चाल की तरह है। इस एक घटना से पता चलता है कि साउथ चाइना सी में हालात कितने नाजुक और तनावपूर्ण हैं। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है ये थिटू द्वीप। फिलीपींस इसे एडमिनिस्टर करता है, लेकिन चीन, ताइवान और वियतनाम ये सब इस पर अपना हक जताते हैं। तो ये छोटा सा द्वीप असल में इस इलाके में दबदबे की एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। और इस पूरे झगड़े की जड़ है 9 लाइन। ये क्या है? यह असल में एक काल्पनिक लाइन है जिसे चीन ने नक्शे पर खींचकर कहा है कि साउथ चाइना सी का ज्यादातर हिस्सा उसका है। जाहिर है उसके पड़ोसी देश और इंटरनेशनल लॉ इसे नहीं मानते, और यही इस इलाके के ज्यादातर विवादों का मेन रीजन है। तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ग्लोबल स्टेज पर, भारत के बढ़ते कद की ओर, डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों में। 7 बार, जी हाँ, भारत 7वीं बार यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया है। ये दिखाता है कि ह्यूमन राइट्स पर ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में भारत एक कंसिस्टेंट और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और अब जो नया कार्यकाल है वो 2026 से 2028 तक चलेगा। ये चार्टर्ड काउंसिल का स्ट्रक्चर दिखाता है। इसमें अगर आप देखें तो एशिया पैसिफिक ब्लॉक, जहां से भारत को सीट मिली है, सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। ये इस रीजन के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है और ये भी कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स तय करने में इसकी कितनी अहम भूमिका है। अब डिप्लोमेसी से डिफेंस की तरफ आते हैं। भारत और साउथ कोरिया के बीच ये जो इन रॉक यॉन नेवल एक्सरसाइज हुई है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ड्रिल नहीं है।
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैरिटाइम रीजन में एक की डेमोक्रेटिक पावर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का एक साफ संकेत है। और आखिर में चलिए दो ऐसी ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो हम सभी से जुड़ी हैं। एक का ताल्लुक है हमारे खाने से और दूसरे का हमारे साझे इतिहास को बचाने से। आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे है। ये एक रिमाइंडर है कि आज भी दुनिया में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। 2025 की जो थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ में हाथ, ये हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है कि इसमें हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा म्यूजियम जिसमें वो कलाकृतियां हैं जो अब वहां मौजूद ही नहीं है, चोरी हो चुकी हैं। यही है वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन ऑब्जेक्ट्स का कमाल का आइडिया। ये टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त इस्तेमाल है कल्चरल थेफ्ट से लड़ने के लिए। जो खो गया है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाकर ये उसे पूरी दुनिया के सामने ले आता है। और इस म्यूजियम को लॉन्च करने के लिए यूनेस्को ने दुनिया के सबसे बड़े कल्चरल कॉन्फ्रेंस मोंडिया कल्ट 2025 को चुना। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है कि हमारी चोरी हुई विरासत का मुद्दा अब कुछ देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रायोरिटी है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जहां एक तरफ देश अपने यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और दुनिया में नए अलायंस बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी साझी विरासत और इंसानियत की बुनियादी ज़रूरतों पर ग्लोबल कोऑपरेशन की रफ्तार क्या उतनी ही तेज़ है? सोचने वाली बात है।